समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को देखने के बाद समाजीकरण के संबंध में फ्रायड का जो सिद्धांत है या फ्रायड के जो विचार है उनको भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रायड वियना के एक महान चिकित्सक सिगमंड फ्रायड ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अपने विचारों से कला, साहित्य, दर्शन एवं सामाजिक विज्ञानों को इतना अधिक प्रभावित किया कि विश्व स्तर पर इनके विचारों पर बहस छिड़ गई। उनके विभिन्न विचारों में एक प्रमुख विचार व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है, जो समाजीकरण से सीधे ढंग से जुड़ा हुआ है। समाजीकरण के अपने इस सिद्धांत में को उन्होंने मानसिक क्रियाओं के आधार पर स्पष्ट किया है। इससे पूर्व मीड और कुले ने सेल को सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम माना। मानसिक क्रियाओं के आधार पर फ्रायड ने मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। नंबर 1 चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। नंबर 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और नंबर 3 अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो पूर्ण सचेतावस्था में होता है चेतन मन कहलाता है। इस क्षेत्र में मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक तीव्र होती है, अर्थात चेतनावस्था में सभी बातें व्यक्ति को याद रहती है। अर्धचेतन अथवा अवचेतनावस्था मन की वह स्थिति है जिससे व्यक्ति तुरंत परिचित नहीं होता है, किंतु वह विचार जो अर्धचेतन मन में है कुछ क्षणों में ही चेतन में आ जाता है। स्मरण शक्ति, विचार एवं तर्क शक्ति की सहायता से वह यह चेतन स्तर में आ जाता है। अचेतन मन के विषय में फ्रायड का कहना है, हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग अचेतन में दबा रहता है। फ्रायड ने इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है, जिसका एक बड़ा भाग पानी के अंदर रहता है तथा कुछ भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है। अर्थात इसका अर्थ है कि मानव व्यवहार का अध्ययन बाहरी व्यवहार के आधार पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। अनेक दमित इच्छाओं तथा भावनाओं का दबाव मनुष्य के उस व्यवहार पर पड़ता है जिसे हम देखते हैं। अनायास मुख से असंगत बात निकल जाती है। स्वप्न में किसी समस्या का समाधान कर लेना आदि व्यवहार अचेतन मन की सत्ता के कारण होते हैं। इस प्रकार फ्रायड ने मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार समस्त मानसिक और शारीरिक व्यवहार के पीछे काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिंक्ट काम करती है, जिनको उन्होंने लिबिडो नाम दिया है। ये काम प्रवृत्ति उन समस्त प्रवृत्तियों को शक्ति प्रदान करती है जो प्रेम एवं आत्मानुभूति से संबंधित है। मित्रता, स्नेह, सहानुभूति, वात्सल्य, कामुकता आदि सभी प्रेम से संबंधित व्यापारों की उत्पत्ति लिबिडो से होती है। लिबिडो के आधार पर फ्रायड ने 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण माता अपने बेटे से प्यार करती है, और नंबर 2 इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण पिता पुत्री के मध्य आकर्षण होता है। इन दोनों ग्रंथियों के आधार पर काम प्रवृत्ति है, ऐसा फ्रायड का मानना है। फ्रायड ने अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई अवधारणा सामाजिकृत स्व को नकारा और माना कि समाज का और स्व में कोई तालमेल नहीं होता है। इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत 3 अवधारणाओं पर आधारित माना है, ईट, अहम और पराहम, जिसे हम कहेंगे सुपर ईगो। ईट, ईगो और सुपर ईगो।
ईड इसका कार्य क्षेत्र अचेतन मन है। यह व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का आधार है और इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों और जन्मजात प्रवृत्तियों से है। ईड को काम प्रवृत्ति का भंडार कहा जाता है। इसमें समस्त दमित इच्छाएं, विचार और अनुभूतियाँ आदि रहते हैं। इसका सामाजिक और नैतिक मूल्य नहीं होता है, ये तर्कहीन होता है। यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यह सुखवादी सिद्धांत द्वारा शासित होता है, अर्थात हर स्थिति में संतुष्टि चाहता है। यानी ईड जो होता है वह हर स्थिति में संतुष्टि चाहता है। नंबर 2, ईगो, जिसे हम अहम कहेंगे। यह सामान्य विवेक है। इसका बहुत बड़ा भाग चेतन और तार्किक प्रवृत्ति का है। इसका संबंध वातावरण जन्य वास्तविकता से होता है। इसमें आत्मनिष्ठा होती है, तर्क वितर्क से इसका संबंध होता है और यह बाहरी यथार्थ और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का नियंत्रण करता है। इस प्रकार अहम मन को का शासन है। यह व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश देता है। नंबर 3, पराअहम, जिसे फ्रायड सुपर ईगो कहते हैं। फ्रायड के अनुसार पराअहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से होता है। बाहरी वातावरण, व्यक्ति, समाज। फ्रायड के अनुसार पराअहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से होता है। बाहरी वातावरण, व्यक्ति, समाज, परिवार आदि के भाव इसके द्वारा प्रकट होते हैं। पराअहम का कार्य अहम पर नियंत्रण रखना है, समाज विरोधी कार्यों पर नैतिक बंधन लगाना है और नैतिक मन और धारणा का विकास करना है। इसी का कार्य है कि व्यक्ति की सामाजिकरण की प्रक्रिया में पराअहम विशेष रूप से सहायक होता है। इन तीनों के आधार पर सामाजिकरण की प्रक्रिया इस प्रकार हम समझ सकते हैं। यदि अहम ईड को अपने वश में रखता है और पराअहम से शासित होकर कार्य करता है तो व्यक्ति समाज सम्मत कार्य करेगा और व्यक्ति का सामाजिकरण सही दिशा में होगा। नंबर 2, यदि ईड और अहम अर्थात ईड और ईगो पर प्रभावी हो जाएगा और पराअहम की बात न मानेगा, अर्थात व्यक्ति ईड के अनुसार आचरण करेगा तो व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करेगा और उसका सामाजिकरण गलत दिशा में होगा। नंबर 3, यदि ईड, अहम और पराअहम तीनों में संघर्ष हो जाता है और कोई एक निर्णय नहीं हो पाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि किसी व्यक्ति को रास्ता चलते एक पर्स पड़ा मिलता है। अब अहम कहता है यह पर्स अपना नहीं है, अतः मुझे नहीं लेना चाहिए। लेकिन ईड कहता है कि इसमें रुपये होंगे जिनकी मुझे ज़रूरत है, अतः यह पर्स मुझे उठा लेना चाहिए। किंतु पराअहम कहता है कि इस पर्स को पुलिस या ऐसे व्यक्ति को दे दें जिससे वह संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा दे। अहम विश्लेषण करके निर्णय लेता है कि उसे पर्स संबंधित व्यक्ति तक पहुंचवा देना चाहिए। यह निर्णय समाज सम्मत है, किंतु कभी कभी ईड के प्रभावी होने पर वह पर्स को चुपचाप उठाने का कार्य भी कर लेता है, क्योंकि ईड सुखवादी सिद्धांत को मानता है। कभी कभी निर्णय नहीं हो पाता कि क्या करना चाहिए, तब मनुष्य संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया फ्रायड के अनुसार ईड, अहम और पराअहम के आधार पर चलती है। फ्रायड के अनुसार ईड और अहम के संबंध की तुलना घोड़े पर सवार से की जा सकती है। ईड एक प्रकार से घोड़ा है जिस पर अहम सवार है। यह अहम रूपी सवार ईड रूपी घोड़े को मंजिल तक ले जाता है। पराअहम सड़क पर स्थित ट्रैफिक इंस्पेक्टर के समान है जो त्रुटि करने पर सही दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार ईड और अहम दोनों पराअहम के नियंत्रण में रहते हैं। पराअहम समाज के मूल्य, रीति रिवाज व नैतिक आदर्श हैं जिनका विकास प्रारंभ से ही माता पिता द्वारा किया जाता है और समाज के व्यवहार और मानदंड निश्चित किए जाते हैं। ईड और पराअहम दोनों में सदैव
संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि समाज यौन इच्छाओं व आक्रामक भावनाओं जो ईड द्वारा प्रेरित होती है पर प्रतिबंध लगाता है, और ईड की इसमें हार होती है। किंतु ईड कभी कभी पराहम समाज के रीति रिवाज को नकार कर समाज विरोधी कार्य कर लेता है। वास्तव में अहम के सम्मुख बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसे एक प्रकार से तीन स्वामियों को संतुष्ट करना पड़ता है। ईट जो कि मूल प्रवृत्तियाँ है, वास्तविक बाहरी जगत है, और पराअहम एक परिस्थिति में ये अहम से भिन्न भिन्न कार्य कराना चाहते हैं। यदि अहम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति विकृत हो जाता है। संक्षेप में फ्रायड के अनुसार पराअहम और ईड के परस्पर संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। प्राय बाल्य अवस्था में बालक ईड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है, क्योंकि उस समय वह सामाजिक व्यवहारों को नहीं समझता। बाद में बड़ा होकर माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी व अन्य के संपर्क में आने पर सामाजिक मूल्यों आदर्शों से परिचित हो जाता है, और वह यह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार समाज सम्मत है और कौन सा नहीं। वह पराअहम के अनुसार आचरण करता है, ईड को नहीं मानता है, और उसका समाजीकरण सही दिशा में होता है। इस प्रकार फ्रायड ने समाजीकरण का सिद्धांत कूले व मीट के सिद्धांत का विरोधी है। जहाँ कूले के मत में सेल्फ सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है, वहाँ फ्रायड ने ईड, अहम और पराअहम के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। फ्रायड के मत में मानव के व्यवहार और प्रेरणा अचेतन होती है और अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होती है। इनके मत में मानव का समस्त व्यवहार काम प्रवृत्तियों द्वारा तय होता है। धन्यवाद।